दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे लेट्स नो हिंदी चैनल की क्लास में। तो आज का जो हमारा विषय है वो है शब्द विचार। शब्द विचार से पहले आप लोगों को याद होगा कि हमने वर्ण विचार समझा था। तो वर्ण विचार जिसमें सिर्फ वर्ण की बात होती थी, जहाँ स्वर और व्यंजन से मिलकर कुछ बनता था तब वह शब्द बन जाता था। लेकिन अब शब्द के ऊपर विचार किया गया कि ये शब्द होता क्या है। तो इसकी अगर हमसे कोई परिभाषा पूछे तो हम इतने बड़े बड़े वाक्य में बोलते हैं और उनमें हम जो शब्द प्रयोग करते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि एक्चुअल में ये शब्द होता क्या है। तो जो भी आप बोलते हैं कुछ वर्ण मिला के आप एक समूह बनाते हैं और उस वाक्य समूह का एक अर्थ निकलता है, तब वो शब्द होता है। तो इसी तरह से सभी शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ बने और उसी के आधार पर शब्द की परिभाषा बनाई गई। तो आइए जानते हैं शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द की परिभाषा: वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वो समूह शब्द कहलाता है। अर्थात वर्ण या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह, जो स्वतंत्र होता है, समूह का अर्थ होता है झुंड। ऐसे स्वतंत्र झुंड से बना कोई अर्थ हो, वो समूह शब्द कहलाता है। ठीक है। शब्द मात्राओं और वर्णों के मेल से बनते हैं। किससे बनते हैं? मात्राओं और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है लड़का, लड़की आदि। लड़का, इसमें वर्ण भी हैं और मात्राएं भी हैं और इन दोनों के मेल से जो बनते हैं उसे हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है। आइए जानते हैं शब्द विचार का वर्गीकरण। और इससे पहले ये भी जान लीजिए कि भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द को ब्रह्म मानते हैं भारतीय संस्कृति में। तो शब्द के कुछ वर्गीकरण हैं, मतलब शब्द को 4 वर्ग में वर्गीकरण किया गया है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है अर्थ के आधार पर, और दूसरा है बनावट या रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है उत्पत्ति के आधार पर। अभी इन चारों को हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि ये सब है क्या। और अर्थ के आधार पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द का भेद क्या क्या है, मतलब कितने भागों में बांटा गया है अर्थ के आधार पर शब्द को। ठीक है। तो सबसे पहला है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिनसे कोई अर्थ का प्रतीत होता हो, अर्थ निकलता हो, वैसे शब्द को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि गुलाब, आदमी, विषय, इन सब का एक एक अर्थ होता है। ऐसे शब्द को हम लोग सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। अभी 2 नंबर पर है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो या जो शब्द अर्थहीन हो, वैसे शब्द को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। अर्थात जिस शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है, अर्थात अर्थहीन होता है, वैसे शब्द को हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि देना, वेना, मुक्का, बुक्का, ये इसके एग्जाम्पल्स है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी 2 नंबर पर आता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। पहला था अर्थ के आधार पर, अभी हम लोग देखेंगे रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर कितने? 3। अर्थ के आधार पर 2, रचना के आधार पर 3। अब ये 3 कौन कौन से, आइए देखते हैं। 1 नंबर पर है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाए तो वो निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द किसी विशेष अर्थ को तो प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनको अलग कर दिया जाए, टुकड़े कर दिया जाए, तो वे निरर्थक हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि जल, कल, जब, इनके
अर्थ तो विशेष अर्थ तो है ही, अगर इनको हम लोग अलग कर देंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ये निरर्थक हो जाएंगे, अर्थहीन हो जाएंगे। ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, अभी 2 नंबर पर आता है यौगिक शब्द। अभी ये यौगिक शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनते हो वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, ऐसे शब्द जो सार्थक अर्थात अर्थ प्रतीत कराने वाले शब्दों के मेल से बनते हैं, वैसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, इन शब्दों के खंड भी सार्थक ही होते हैं। अगर इनके टुकड़े भी किए जाएं, इनको अलग भी किया जाए, तभी भी इनका अर्थ क्या होता है? सार्थक ही होता है, अर्थात इनका अर्थ एक ही रहता है, परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि स्वदेश, स्व जोग देश, स्वदेश का मतलब होता है अपना देश, स्व का मतलब होता है अपना, एक ही प्रतीत होता है। इन सब शब्दों से हमें एक ही अर्थ प्रतीत होता है। इनको अलग कर दिया जाने पर भी ये सार्थक ही रहते हैं, इनका अर्थ एक ही रहता है। ऐसे शब्द को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी 3 नंबर पर आता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं 2 शब्द के योग से बने हो एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द? जो शब्द किन्हीं 2 शब्द के योग से बने हैं, 2 शब्द के योग से बने हैं एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। 2 शब्द के योग से बने हैं और किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण, पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। मतलब किन्हीं 2 शब्द के योग से तो बने हैं पर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द ही योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास ऐसे शब्दों के अंतर्गत आते हैं। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास के बारे में बाद में आप लोगों को वीडियो दूंगी, तो हम लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। हम लोगों ने अर्थ के आधार पर देखा, उसके बाद रचना एवं बनावट के आधार पर देखा। अभी हम लोग देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद क्या क्या है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला विकारी शब्द। विकारी शब्द, ये विकारी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चा पढ़ता है, बच्ची पढ़ती है, इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ है। जैसे कि लिंग, बच्चा पढ़ता है, ये है पुल्लिंग, और बच्ची पढ़ती है, ये है स्त्रीलिंग। ठीक है, अभी वचन के आधार पर बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर कारक के आधार पर भी मैंने दिया है। ठीक है, अभी पहले तो था विकारी शब्द, अभी देखेंगे हम लोग अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं जो अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द? जिन शब्द पर लिंग, वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जैसे हैं वैसे के ही रहते हैं, परिवर्तित होते ही नहीं हैं, अपरिवर्तित होते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक, ये शब्द पर लिंग, वचन ये सब परिवर्तन होने पर भी ये चीज़ जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ऐसे शब्द को ही हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा नीचे। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा? अर्थ के आधार पर,
उसके बाद सेकंड में देखा रचना और बनावट के आधार पर, और तीसरे नंबर पर हम लोगों ने देखा प्रयोग के आधार पर। अभी हम लोग चौथे नंबर पर देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद क्या क्या हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने? 4। और उसमें से सबसे पहला ही होता है तत्सम शब्द। ठीक है, तत्, उसके, सम, समान। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। ठीक है, तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन में प्रयोग में आने लगे। अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई थी लेकिन वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन में प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, इन सब शब्दों का उत्पन्न संस्कृत भाषा में हुआ था, लेकिन ये शब्द जैसे संस्कृत भाषा में थे वैसे के वैसे ही हिंदी में भी आने लगे, हिंदी के प्रयोग में भी आने लगे। तो ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेना, मैंने दिया है, यहाँ पर दिया है। तो 2 नंबर पर आता है तद्भव शब्द। अभी ये तद्भव शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वे रूप बदलकर हिंदी में आ गए हों, ऐसे शब्द को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम में क्या था? हिंदी संस्कृत से उत्पत्ति हुए थे लेकिन हिंदी भाषा में किसी भी परिवर्तन के बिना प्रयोग में आने लगे थे, ऐसे शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव में ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई थी लेकिन वे रूप बदलकर हिंदी में आ गए हों, ऐसे शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में उत्पत्ति तो हुई थी लेकिन वे रूप बदलकर कहाँ आ गए? हिंदी भाषा में आ गए, ऐसे शब्द को ही तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया है दुग्ध, दूध, अग्नि, आग, कार्य, काम, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अभी 3 नंबर पर आता है देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए, मतलब स्थानीय बोली, भारत के विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वैसे शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि पेट, टिबिया, लोटा, पकड़ी, थैला, ये सब भारतीय विभिन्न स्थान की बोलियां हैं, वे हिंदी भाषा में आ गए हैं, तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी विषय में लिखा है देशज शब्द कैसे आए हिंदी में। ठीक है, अभी 4 नंबर पर देखेंगे विदेशी शब्द। ये विदेशी शब्द क्या होते हैं? आप लोगों को पता ही होगा विदेशी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से है लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द भारत के बाहरी देश के हैं फिर भी हिंदी में जैसे के तैसे ही प्रयोग होते हैं, वैसे शब्द को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वे विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीस, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। विदेशी शब्दों के उदाहरण ये अंग्रेजी कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, ये सब लोग है तो विदेशी शब्द, लेकिन हम लोग के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्द को हम लोग विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, ये दिया है मैंने क्या क्या है, आप लोग देख लीजिएगा उदाहरण में। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ। ये प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में बन सकते हैं और ये प्रश्न के माध्यम से आप लोग इस विषय को और भी अच्छी तरह से जान पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आप लोगों को एक आभास मिल जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए देखकर, और
आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। धन्यवाद।